हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल वंश की शुरुआत करने जा रहे हैं और मुगलों के इतिहास के बारे में जानेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश का शासनकाल सबसे लंबा और सबसे प्रभावी शासनकाल होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि सारे फैक्ट या जितने भी कॉन्सेप्ट हों वो आपको दे सकूं मुगल वंश से संबंधित। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं आज। तो दोस्तों, मुगल वंश की जो शुरुआत होती है भारत में, वो बाबर के द्वारा किया जाता है। मुगल का मतलब होता है बहादुर। और मुगल वंश जो भारत में आया, तो ये दो प्रभावशाली शासक कह लें या आक्रांता भी कह सकते हैं, दो वंशों से जुड़ा हुआ है। तो बाबर की जो माता थी वो चंगेज खां से जुड़ी हुई थी। मतलब मंगोलों के शासक जो चंगेज खान थे, उनकी 14वीं पीढ़ी में बाबर आते हैं, 13वीं पीढ़ी में उसकी माँ आती है। और अगर पिता की तरफ से देखें तो वो तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी होता है। और ये कौन होते हैं, तो तुर्क या मध्य एशियाई होता है तैमूर लंग, जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो एक तरफ से वो मंगोल और दूसरे तरफ से तुर्क या तैमूर लंग। तैमूर वंश से जुड़े होने की वजह से मुगल वंश को तिमूरियन भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मुगल वंश के शासकों को तिमूरियंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो तैमूर लंग से जुड़ा हुआ था, उनकी वंश परंपरा। एक और खासियत क्या थी कि मुगल वंश के शासक अपने को, अपनी पहचान जो है मंगोलों से नहीं जोड़ना चाहते थे। इसका कारण ये होता है कि चंगेज खां बहुत बड़े पैमाने पे नरसंहार करता है। वो भी खास करके मध्य एशिया में मुसलमानों का संहार वो करता है। तो इसकी वजह से ये अपनी पहचान को चंगेज खान की से जोड़ना नहीं चाहते हैं। तैमूर लंग के साथ ये अपनी पहचान को हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि तैमूर लंग पर ये गर्व भी करते हैं कि उसकी वंश से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम आते हैं कि बाबर जो है वो था कौन। तो बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को होता है। 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम होता है मिर्जा उमर शेख। और मिर्जा जो है वो इसकी खानदानी उपाधि थी। उसका कारण क्या था कि इसके पिता जो है फरगना, एक जो छोटा सा प्रांत होता है, तो उस प्रांत के कह लें कि एक सूबेदार थे या शासक थे। तो इसी कारण से उन्हें मिर्जा की उपाधि मिली थी। तो मिर्जा उमर शेख, और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। और बाबर का कई जगह एग्जाम्स में उसका पूरा नाम भी पूछा गया है। तो पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और फरगना क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र। ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो मध्य एशिया के 5 जो देश है वर्तमान में, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो 5 तान वाले जो देश हैं, उसी को ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका बाबर का संबंध उसी क्षेत्र से होता है, मध्य एशिया से होता है। और उसी क्षेत्र में एक छोटा सा कह लें कि एक जिले टाइप का या कमिश्नरी टाइप का एक छोटा परगना होता है, जिसका नाम होता है फरगना। तो उसी फरगना में इसके पिता जो है सो एक जागीरदार होते हैं, वहाँ के शासक होते हैं। 1894 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। अर्थात मात्र 11-12 साल की उम्र में बाबर फरगना का शासक बन जाता है। जब इतनी कम उम्र में वो फरगना का शासक बनता है, तो आसपास के जो क्षेत्र के अन्य जो कबीलाई राज्य होते हैं, वो इसको हड़पना चाहते हैं। हड़पने का कारण क्या होता है, तो हमने जैसे इस्लाम धर्म के उदय के
के समय ये जिक्र किया था कि जितने मध्य एशियाई देश थे या अरब के देश थे, उनमें क्या है कि एक कबीलाई संस्कृति थी वहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता था कि खाने पीने के साधन वहाँ पे कम है, एक रेगिस्तानी एरिया होता है, पानी के साधन कम है तो उपज भी कम होती है। तो जहाँ कहीं जल के स्रोत होते हैं वहीं पे अलग अलग कबीलाएं जो है कबीला बस जाते हैं। और वो अलग अलग कबीले जो हैं उनका सबसे पहला जो संघर्ष का कारण बनता है वो जीवन की मूलभूत जरूरतों से ही जुड़ा होता है, खाने पीने की चीज़ों के लिए ही उनकी लड़ाई होती है। और यही कारण है कि जितने भी कबीलाई लोग होते हैं अलग अलग कबीलों के बीच में संघर्ष चलता है, क्योंकि वो संघर्ष जो है खाने के लिए, खाने की चीज़ें कैसे उन्हें मिले। तो ऐसी स्थिति में एक कबीला या छोटे से राज्य का शासक कोई 11-12 साल का बच्चा अगर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो अन्य राज्य होंगे उस पर अधिकार करना चाहेंगे। तो यही परेशानी बाबर को भी झेलनी पड़ी। अंततः इससे परेशान होकर वो अफगानिस्तान के काबुल में आ जाता है और वहाँ पे उसके चाचा होते हैं, तो वो अपने चाचा के पास में आ जाता है। बाद में काबुल पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेता है। बाबर के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था, पढ़ा लिखा हुआ भी था, बुद्धिमान व्यक्ति था और एक साहसी व्यक्ति था। इसके बारे में एक अंग्रेजी इतिहासकार ने कहा है कि बाबर का जन्म अगर अंग्रेजी राज घराने में होता, इंग्लैंड के राज घराने में उसका जन्म हुआ होता, तो वो हेनरी चतुर्थ के बराबर वो होता। हेनरी चतुर्थ इंग्लैंड के बहुत ही प्रतिभाशाली राजा माने जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो उसी से तुलना बाबर की गई है कि बाबर का जन्म भी अगर इंग्लैंड के राज परिवार में होता तो वो हेनरी चतुर्थ होता, इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली था बाबर। तो वो काबुल में जब आता है तो काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वहाँ का शासक बन जाता है। तो इस तरीके से उसकी शुरुआत होती है। अब आते हैं कि इसके विरोधी कौन कौन से लोग थे बाबर के मुख्य रूप से। तो वो थे उज्बेकी लोग, मंगोल थे, तुर्क थे और अफगान थे। 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेता है और 1507 में जब काबुल पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो बाबर एक उपाधि धारण करता है। वो उपाधि होती है पादशाह की, और इसी को बादशाह भी कहा जाता है। तो पादशाह या बादशाह दोनों एक ही शब्द हैं। तो इसकी उपाधि वो धारण करता है। पहले से जो उसकी खानदानी उपाधि थी वो तो चली आ रही थी मिर्जा की, तो मिर्जा तो पहले से एक उपाधि है, उसके बाद अभी एक पादशाह की उपाधि धारण कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि पादशाह की उपाधि वो कब धारण करता है, तो काबुल पर अधिकार कर लेने के बाद। 1519 में भारत पर पहला आक्रमण करता है और पहला आक्रमण भारत पर जो बाबर करता है वो सिंध के क्षेत्र में करता है। सिंध का एरिया होता है बाजौर, वहाँ का एक किला होता है, काफी सुदृढ़ किला होता है, भेरा का किला, उस पर अधिकार जमा लेता है। और मुख्य रूप से कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि किन लोगों पर किया गया था, तो यूसुफ जाई जाति या यूसुफ जाई जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं पर ये आक्रमण करके भेरा के किले को जीत लेता है बाजौर में सिंध पर। तो ये भारत पर उसका पहला आक्रमण होता है। इसमें वो प्रयोग किन चीजों का करता है, तो गोला बारूद और तोप का प्रयोग करता है। हम लोगों ने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बात हुई थी कि वहाँ पे भारत में सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया है। दूसरा अगर कोई बारूद का प्रयोग उत्तर भारत में कर रहा है तो वो यही बाबर होता है कि उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग पहली बार करता है। 1519 में क्या होता है, तो दौलत खान लोदी फिर से सिंध को जीत लेता है। बाबर क्या करता है कि जब सिंध के क्षेत्र को जीतता है
तो वहां पर एक अपना प्रतिनिधि बैठा देता है और खुद वापस काबुल चला जाता है। तो ऐसे में दौलत लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी से जुड़ा हुआ था लेकिन स्वतंत्र रूप से वो सिंध पर शासन कर रहा होता है, तो वो इतना वो भी एक शक्तिशाली जागीरदार कह लें या सूबेदार था दौलत खान। तो वो क्या करता है, बाबर के प्रतिनिधि को वहां से सिंध से भगा देता है। इसका नतीजा क्या होता है कि बाबर फिर से आक्रमण करता है 1520-21 पर, और फिर से सिंध और साथ में सियालकोट को भी जीत लेता है। इस प्रकार से भारत में बाबर की कह लें कि यात्रा शुरू होती है, राजनीति की यात्रा शुरू होती है। अब हम आते हैं कि बाबर ने कुछ नीतियां अपनाई, युद्ध नीतियां। तो वो युद्ध नीति वो सीखता कहाँ से है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से युद्ध नीति को अपनाता है भारत में, और उसको सीखता कहाँ से है। तो उज्बेकों से सीखता है तुगलमा युद्ध नीति का, ईरानियों से सीखता है बंदूक और गोला बारूद के संबंध में, तुर्क लोगों से घुड़सवारी सीखता है, और मंगोल और अफगानों से व्यूह रचना, युद्ध में किस तरीके की व्यूह रचना होनी चाहिए, उस व्यूह रचना की बारीकियां वो सीखता है अफगानियों से और मंगोलों से। उसके बाद क्या होता है कि भारत में उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो भारत में उस समय मुख्य रूप से 8 राज्य होते हैं और उन पर अलग अलग शासक राज कर रहे होते हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक होते हैं। तो दिल्ली पर इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का उस समय अंतिम चरण में था, लोदी वंश का शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है। विजयनगर पर कृष्ण देव राय शासन कर रहे होते हैं। कश्मीर में मोहम्मद शाह, मालवा में महमूद शाह द्वितीय, गुजरात में बहादुर शाह, बंगाल में नुसरत खान, मेवाड़ में राणा सांगा और सिंध में शाह बंग अरमून, ये शासक होते हैं, भारत पे राज कर रहे होते हैं। अब इनमें से जितने भी शासक होते हैं, कोई भी ऐसे शासक नहीं हैं जिनका कि पूरे भारत पर जिनका नियंत्रण हो। कृष्ण देव राय एक बहुत शक्तिशाली राजा होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित होता है, दक्षिण भारत तक ही वो सीमित होते हैं। वो भी दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिणी हिस्सा पर कृष्ण देव राय का अधिकार होता है। अगर लोदी वंश के शासन की बात करें तो ये भी अपने ढलान पे था। राजपूत शासकों की स्थिति वैसी ही थी, जैसा कि हमने बतलाया कि वो आपस में ही लड़ते और भिड़ते रहते थे। उनका कोई एक बहुत बड़ा राज्य नहीं था। हालांकि अलग अलग जो राजपूत शासक थे अपने आप में शक्तिशाली थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उनमें एकता का अभाव था और कोई केंद्रीय शासन भारत में नहीं था। सभी एक दूसरे को हराना चाहते थे, नीचा दिखलाना चाहते थे, एकता की भारी कमी थी। अब इसी में क्या होता है कि कई लोगों को जब बाबर के बारे में पता चलता है, जैसे दौलत खान का शासन सिंध पर चल रहा होता है, एक तरीके से वो स्वतंत्र रूप से राज कर रहा होता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो आता है वो पंजाब का क्षेत्र, लेकिन दौलत खान वहां पे क्या करता है तो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा होता है। अब ऐसे स्थिति में भारतीय राजाओं को जब पता चलता है कि बाबर ने सिंध पर अधिकार कर लिया है, नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो वो दूसरे राजाओं को, खास करके उस समय भारत की केंद्रीय शक्ति की जो पहचान थी वो लोदी वंश से थी, इब्राहिम लोदी से थी। तो इब्राहिम लोदी से लोगों को बहुत ज्यादा जलन थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं बाबर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे। इसमें बाकी जो आमंत्रण देने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है वो बाबर का साथ देंगे। तो दुश्मनों को अपने देश पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो उसमें से कौन कौन से मुख्य लोग होते हैं निमंत्रण देने वाले, आमंत्रण देने वाले? तो एक तो दौलत खान होता है जो कि पंजाब का ही सूबेदार होता है, जिसको कि बाबर ने हराया भी था। तो वो भी एक होता है, क्योंकि
जब वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा होता है और बाद में वहां से सत्ता से जब उसे पदच्युत कर दिया जाता है सूबेदारी से, तो वो तो इब्राहिम लोदी के साथ एक तरीके से विश्वासघात करता है। तो बाद में इब्राहिम लोदी उसको कहीं जगह नहीं देता, तो इससे वो नाराज चल रहा होता है और वो आमंत्रण देने पहुंचता है। दूसरा होता है आलम खान। ये कौन होता है? तो इब्राहिम लोदी के अपने चाचा ही होते हैं और वो भी बाबर को आमंत्रण देता है। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं राणा सांगा, जो कि बहुत बड़े शक्तिशाली एक राजपूत शासक थे उस समय मेवाड़ के। तो ये भी आमंत्रण देते हैं। हालांकि इसके बारे में राणा सांगा के आमंत्रण देने के बारे में इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन बाबर ने खुद अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, उसमें इस बात का उसने जिक्र किया है कि राणा सांगा भी उसे आमंत्रण देने के लिए पहुंचा था कि वो अगर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने में उसकी मदद करेंगे। इन सारे लोगों को जब आमंत्रण दिया जाता है तो बाबर भी सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर क्या बात है कि भारत के इतने सारे शासक उसे आमंत्रण देने के लिए पहुंच रहे हैं कि आक्रमण करिए दिल्ली पे। दूसरी बाबर की अपनी भी मजबूरियां कुछ होती हैं। वो मजबूरियां क्या होती हैं कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र था वहां पे इतने सारे कबीले थे, वहां पे आपसी संघर्ष इतना ज्यादा था कि कोई भी कहीं भी किसी पर भी अधिकार कर लेता था। तो वो राज्यों की जो भौगोलिक सीमा थी वो बदलती रहती थी। तो इन चीजों से बाबर भी परेशान था। दूसरी चीज थी कि बाबर का मुख्य रूप से जो अधिकार था वो काबुल के क्षेत्र पर था और काबुल क्षेत्र से उसे उतना ज्यादा राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी। इसे वो अपने राज्य को चलाने में उसे काफी कठिनाई हो रही थी। फाइनेंशियली उसे काफी दिक्कत आ रही थी, धन की कमी आ रही थी। तीसरी जो बात थी कि भारत के बारे में वो सुन चुका था कि भारत एक काफी धनी देश है, यहाँ पर सोने और चांदी की भरमार है, धन दौलत से परिपूर्ण है। तो इसलिए भी वो भारत पर आक्रमण करना चाहता है। उसकी जो पहली जो इच्छा होती है वो भी लूट करने की इच्छा होती है। लेकिन जब उसे यहाँ के राजाओं के द्वारा आमंत्रण दिया जाता है तो वो उसको काफी मुफीद मौका लगता है, अपने अनुकूल उसे मौका लगता है। इसी का नतीजा होता है कि वो भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है और उसी का नतीजा होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 1526 को होती है और ये लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में। और इस युद्ध को बाबर जीत जाता है और जीतने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो उसकी तुगलमा युद्ध नीति होती है। तुलगमा युद्ध नीति को वो अपनाता है, यह भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसी युद्ध नीति को अपनाता है, तोप और गोला बारूद का प्रयोग करता है। दो महत्वपूर्ण तोपची होते हैं जो कि उस्मानियाई तोपची होते हैं, उनका नाम होता है उस्ताद अली और मुस्तफा। इन दोनों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। नतीजा बाबर के पक्ष में जाता है। हालांकि बाबर की जो सेना थी वो उनकी संख्या काफी कम थी, 12,000 मात्र सेना थी बाबर की, और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी करीब 1 लाख की सेना थी। लेकिन 1 लाख की सेना को 12,000 वाली सेना हरा देती है। उसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पे तोप और गोला बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो बाबर की जीत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार स्थापित हो जाता है। इसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर क्या करता है कि हर एक काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का वो बांटता है। इससे खुश होकर काबुल वासी जो है उसे एक उपाधि देते हैं और वो उपाधि होती है कलंदर की। तो बाबर को कलंदर की उपाधि देते हैं। तो यहाँ पे तीसरा उपाधि बाबर को दिया जा रहा है। पहली उपाधि जो कि खानदानी थी, मिर्जा की उपाधि। दूसरी उपाधि
काबुल पर जीत हासिल करने के बाद पादशाह की उपाधि, तीसरी उपाधि कलंदर की उपाधि। एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि इस पानीपत के युद्ध में उसका बेटा हुमायूं भी होता है और हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिलता है। कोहिनूर हीरे की कहानी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। तो वो कोहिनूर हीरा हुमायूं को मिलता है और हुमायूं इसे बाबर को सौंप देता है। तो ये कुछ होता है पानीपत का प्रथम युद्ध का नतीजा। नतीजा क्या होता है कि भारत में मुगल वंश की शासन स्थापित हो जाती है। तो मुगल वंश की शासन की शुरुआत होती है। अब जो है सो दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 में। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, लगातार ही वो 4 साल वो लड़ता ही रहता है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध। 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई होती है उसकी। और राणा सांगा के साथ अन्य कौन कौन से लोग होते हैं, तो महमूद लोदी होते हैं, जो इब्राहिम लोदी, अफगानी लोग जो बचे हुए जो भी होते हैं वही इसका साथ देते हैं राणा सांगा का। उसके बाद मेदिनी राय जो कि मालवा क्षेत्र के राजा होते हैं, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, ये सारे लोगों का एक गठबंधन बनता है। साथ में बहुत सारे जो राजपूत जो राजा होते हैं उनकी भी सेनाएं राणा सांगा के साथ देती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और खासियत पानीपत के प्रथम युद्ध की क्या होती है कि इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया जाता है, युद्ध क्षेत्र में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हो जाती है, युद्ध के मैदान में ही हो जाती है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद खानवा के युद्ध पर हम आते हैं। तो ये सारे लोग इसके साथ होते हैं। बाबर के साथ युद्ध होता है, बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाती है, करीब 2 लाख की सेना तैयार होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, उसी राणा सांगा के साथ उसका युद्ध क्यों होता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि बाबरनामा में बाबर ने खुद जिक्र किया है कि राणा सांगा ने उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सहयोग का आश्वासन दिया था कि आप आक्रमण करिए, मैं आपको पूरी तरीके से मदद करूंगा। लेकिन राणा सांगा जो है वो किसी भी तरीके से इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में बाबर की कोई मदद नहीं करता है। इससे बाबर जो है सो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, अपने को वो युद्ध में फंसा हुआ महसूस करता है, क्योंकि राणा सांगा राजपूतों के एक शक्तिशाली राजा होते हैं। तो राणा सांगा से बहुत ज़्यादा उम्मीद करके रखा हुआ होता है बाबर। लेकिन जब राणा सांगा अपने वचन से मुकर जाता है तो इस चीज़ से बाबर बहुत ज़्यादा नाराज होता है और उसी का नतीजा होता है कि खानवा का युद्ध होता है बाबर और इन सेनाओं के बीच में। शुरू में राणा सांगा को सफलता मिलती है, इससे बाबर के सैनिकों में एक तरीके से हड़कंप मच जाता है और बाबर को ये लगता है कि युद्ध वो हार जाएगा। तब वो क्या करता है कि एक जिहाद का नारा देता है अपने सैनिकों के बीच में। वो शराब की बोतलें तोड़वा देता है, शराब पे पाबंदी लगा देता है और जिहाद का नारा देता है। जिहाद मतलब काफिरों के विरुद्ध युद्ध, या इसे कह लें कि धर्म युद्ध, इस्लामों के लिए धर्म युद्ध। तो इसका नारा देता है वो जिहाद का। नतीजा इसके पक्ष में जाता है, बाबर के पक्ष में। और खानवा जो जगह है वो कहाँ पड़ती है, तो आगरा से 40 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे राजपूतों का नरसंहार होता है। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। तो इस्लाम में गाजी किसे कहा जाता है, तो काफिरों की हत्या करने वाला या धर्म युद्ध को जीतने वाला जो होता है उसे गाजी कहा जाता है। काफिरों की हत्या करने वाले को गाजी कहा गया है इस्लाम धर्म में। तो उसी गाजी की उपाधि बाबर धारण करता है। तो यहाँ पे देखिए बाबर ने खुद से तीसरी उपाधि, कह लें चौथी उपाधि इसको मिली।
मिर्जा खानदानी उपाधि, कलंदर काबुल को जीतने के बाद, उसके बाद कलंदर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, उसके बाद पातशाह के, और अब वो गाजी की उपाधि धारण कर रहा है। अगला युद्ध जो, अच्छा इस युद्ध की खासियत क्या होती है खानवा के युद्ध की, तो ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ा जाता है। मेदिनी राय होते हैं, अन्य राजपूत शासक भी होते हैं। अब इसी में एक मेड़ता के बारे में हमने पढ़ा था। मेड़ता की जो रानी थी वो मीराबाई थी और वो विधवा हो चुकी थी। तो उसके जो मीराबाई के जो ससुर होते हैं वो भी राणा सांगा का सहयोग करते हैं और इसी खानवा के युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में ही। तो यही कारण होता है कि मीराबाई बिल्कुल अकेला हो जाती है, क्योंकि कुछ समय के बाद राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। तो पति की मृत्यु, ससुर की मृत्यु, उसके बाद अपने पिता की मृत्यु, कोई बाल बच्चा नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यात्म का रास्ता पकड़ लेती हैं मीराबाई। तो इस चीज का जिक्र हमने भक्ति आंदोलन के दौरान किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है। चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है 1528 में, किसके विरुद्ध? मेदिनी राय के विरुद्ध। और इस मेदिनी राय के विरुद्ध युद्ध क्यों लड़ा जाता है? तो ये मालवा क्षेत्र के शासक होते हैं और मेदिनी राय राणा सांगा का साथ देते हैं खानवा के युद्ध में। इस बात के लिए बाबर नाराज चलता है और साथ में अपने साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहता है। तो उसी का नतीजा होता है चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय इस युद्ध में हार जाते हैं बुरी तरीके से। उनकी दो बेटियां जो होती हैं उनको भी बाबर उठा ले जाता है और दोनों की शादी करवा देता है अपने बेटों के साथ। एक की शादी हुमायूं के साथ करवाता है, एक और बेटी की शादी कामरान के साथ करवाता है। और इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ था? तो राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा जो युद्ध है बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, वो घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। बंगाल और बिहार के अधिकार स्थापित करने के लिए ये युद्ध लड़ा जाता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इस पे जल और थल दोनों जगहों पे लड़ाई होती है। अंततः 26 फरवरी 1530 को मृत्यु हो जाती है बाबर की, और उसका मकबरा बनाया जाता है आगरा में, क्योंकि आगरा पे ही पूरा शासन कर रहा होता है, आगरा से ही। तो आगरा राजधानी थी और आगरा के किसी जगह पे, तो आराम बाग में, या नूरे अफगान भी जिसे कहा जाता है। और बाद में इसके मकबरे को काबुल ट्रांसफर कर दिया, काबुल में भी मकबरा बनाया जाता है। उसका कारण क्या होता है कि पहले तो आगरा में उसका मकबरा बनाया जाता है, लेकिन बाबर ने बाबरनामा लिखी जो तुर्की भाषा में, तो उसमें उसने अपनी इच्छा जो बतलाई थी कि उसका मकबरा काबुल में होना चाहिए। तो इसी का नतीजा होता है कि बाद में काबुल में भी इसका मकबरा बनवाया जाता है। अब हम आते हैं इसकी आत्मकथा से जुड़ी हुई बातें जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो बाबर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और काफी टैलेंटेड था, जैसा कि हमने बतलाया। तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे तुजूके बाबरी भी कहा जाता है, बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है और वाकियाते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की भाषा में लिखी गई, बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया जाता है। अकबर के समय से जो मुगलों की राजभाषा होती है वो एक तरीके से फारसी हो जाती है। तो उसी का नतीजा क्या होता है? तो फारसी में पायदान खान ने इसको अनुवाद किया अकबर के समय में। और बाद में अब्दुल रहीम खान ने भी फारसी में अनुवाद किया। और फारसी में जो किताब लिखी गई थी, बाबरनामा का जो अनुवाद किया गया था, उसका पुनः अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है, जिसे लिडल, अस्किन और एल्किन, इन लोगों ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। बाबर ने एक काव्य संग्रह भी लिखा जिसे दीवान तुर्क के नाम से जाना जाता है। उसने एक पद शैली अपनाई जिसे मुबैयान के नाम से जाना जाता है।
तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण रचना है खते बाबरी। तो ये बाबर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर स्थापत्य कला या कला के क्षेत्र में अगर आए तो उसकी जो सबसे वैसे तो बाबर को बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाया, वो भारत पे आक्रमण करता है, 4 साल में 4 बड़ी बड़ी लड़ाइयां वो लड़ता है, साम्राज्य विस्तार में ही वो लगा रहता है। तो बाबर को कला साहित्य या स्थापत्य कला का योगदान बहुत कम है, क्योंकि वो 4 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ज्यादा वो इस क्षेत्र में नहीं कर पाता है। लेकिन आगरा में वो एक बाग बनवाता है और वो ज्यामितीय विधि से बनाया जाता है। इसे ही आराम बाग या नूरे अफगान के नाम से जाना जाता है। और इसी नूरे अफगान या आराम बाग में मकबरा भी बनाया हुआ है बाबर का। उसके बाद उसने एक प्रचलन, सड़क को नापने का एक पैमाना लाया था जिसे गजे बाबरी के नाम से जाना जाता है। और गजे बाबरी जो है वो काफी लंबे समय तक इस्तेमाल में रहता है। एक सिक्का भी इसने चलवाया था जिसे काबुल में शाहरुख के नाम से जाना जाता है। और जीव जंतु और वनस्पति का वर्णन भी बाबर करता है। तो बाबर काफी पढ़ा लिखा और एक टैलेंटेड व्यक्ति था। अगर दारा सिकोह मुगल शासकों में, मुगल जो राजघराना है, अगर दारा सिकोह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो बाबर को भी आप दूसरे तीसरे नंबर पे रखा जा सकता है, इतना वो भी विद्वान था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए स्टूडेंट्स लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।